हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन भारद्वाज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 की हिंदी की क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी में क्या क्या रहता है। तो हिंदी का एक पार्ट है, हिंदी में आपके में रहता है गद्य है, पद है, व्याकरण है। तो आज हम सबसे पहले व्याकरण का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि व्याकरण के अंदर क्या क्या आता है, कितना आता है, कहाँ से ज्यादा पूछा जाता है, कहाँ से छोड़ दिया जाता है, यानी कि कितना कहाँ से आता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब आज हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने पीछे देख ही रखा होगा, तो इसमें हमने हिंदी का व्याकरण लिख रखा है। तो आज हम समझेंगे कौन सा टॉपिक हमको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। तो हमको सबसे पहले काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत क्या रहने वाला है। अब हम ये समझते हैं हमको इसके अंदर क्या पढ़ना होगा। तो हमको सबसे पहले पढ़ना होगा रस, छंद एवं अलंकार। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमको पढ़ना होगा रस, छंद एवं अलंकार, ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट हमको पढ़ना होगा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्दों को हमको लर्न करना होगा। कौन कौन से पर्यायवाची मोस्ट है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द भी आपको बताए जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका समास। समाज के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है वह भी आपको बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका उपसर्ग। उपसर्ग के अंदर भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड फिर आता है अपना वाक्य का स्वरूप। ये जो वाक्य का स्वरूप टॉपिक है वह पहले व्याकरण में नहीं था, वो अभी न्यू ऐड किया गया है व्याकरण में, तो ये भी हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट आता है अपना वाक्य प्रयोग, कैसे हमको वाच्य प्रयोग करने होंगे, ये भी हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट आता है पद परिचय। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका 9 पद परिचय, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 9 निबंध रचना। निबंध, हमको किस किस को निबंध लर्न करना है, कौन सा निबंध लर्न करना है। ये निबंध में हमको कौन कौन से हमारे मेन है, तो हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, समझ के चलना है। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एग्ज़ाम के देखे से हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से ज़्यादा निबंध आने वाले होते हैं, कौन कौन से हमको समझने हैं, क्या हमको निबंध में याद करना है, ये सब हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका पत्र लेखन। ये पत्र लेखन, ठीक है, कि ऑफिस के लिए पत्र लिखना, स्कूल के लिए पत्र लिखना, प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखना, ये सब पत्र लेखन के अंदर रहने वाला है। एंड इतने ही आपको व्याकरण के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इससे आगे, इससे बाहर आपके व्याकरण में कुछ आने वाला नहीं है। तो हिंदी व्याकरण के ये सारे टॉपिक हमें सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ने होंगे, जिसमें आपने सबने समझ लिया है अच्छे से। यदि आपकी समझ नहीं आया है तो मैं एक बार और से रिपीट कर देती हूँ। हमको सबसे पहले पढ़ना होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर हमको पढ़ना होगा रस, छंद एवं अलंकार। रस, छंद एवं अलंकार को हमें अच्छे से समझ के चलना होगा। एंड इसके आगे पढ़ना होगा पर्यायवाची शब्द। इसके आगे हमको पढ़ना होगा तत्सम एवं तद्भव। इसके आगे पढ़ना होगा समास। इसके आगे पढ़ना होगा उपसर्ग। इसके आगे पढ़ना होगा वाक्य का स्वरूप। इसके आगे पढ़ना होगा वाच्य का प्रयोग। फिर पढ़ना होगा पद परिचय। फिर पढ़ना होगा निबंध। फिर पढ़ना होगा पत्र लेखन। इसी प्रकार हमारे एक एक करके 10 टॉपिक तैयार होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के लिए। हमारा सबसे पहले आता है, अभी पढ़ा था ना, रस, छंद तथा अलंकार। अच्छा, तो इसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है रस, छंद तथा अलंकार। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा रस में पढ़ना होगा हमको। सबसे पहले आता है हास्य एवं करुण रस। सबसे पहले रस में हमें पढ़ना होगा हास्य एवं करुण रस। और सेकंड में छंद, ये है ना छंद। छंद के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा
रोला शोरठा। छंद के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा रोला एवं शोरठा। एंड नेक्स्ट आता है ये अलंकार। अलंकार के अंतर्गत पढ़ना होगा हमको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं प्रेक्षालंकार। तो जैसा कि आप सब समझ ही रहे होंगे, क्लियर है ना सबका। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है रस। रस में आने वाला है हास्य एवं करुण रस, ठीक है। अब हमको पढ़ना होगा छंद। छंद के अंदर हमें पढ़ना होगा रोला एवं शोरठा। और फिर आता है अलंकार। अलंकार के अंदर हमें पढ़ना होगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। सीखते जाना है, रटना नहीं है। जहां भी रटने की बात आएगी वहां रटना है, लेकिन समझना पहले है हमको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रस। अब आ गई बात रस की। सबसे पहला टॉपिक था ना रस, यहां से शुरू करते हैं हम। रस, रस क्या होता है, ठीक है। तो रस है साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है, ठीक है। वाक्य को पढ़ते अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। रस, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी एग्जाम में आपसे पूछेगा रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमको सिर्फ रस का शाब्दिक अर्थ बताना होगा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं, किसी भी नाटक को देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव, अवयव का तात्पर्य है अंग। अवयव का अर्थ होता है अंग। रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। रस के 4 अवयव होते हैं, यानी कि अंग होते हैं। ये आपको याद करने होंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। एंड नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे हैं, इधर जो लिखे हुए हैं वो हमारे हैं रस, और जो इधर लिखे हुए हैं वो हमारे हैं स्थायी भाव, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, 9 रस होते हैं, और हमारे स्थायी इधर लिखे हुए हैं वो इनके स्थायी भाव है। तो सबसे पहला होता है श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। फिर होता है हास्य, हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। फिर होता है करुण, फिर करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फिर होता है रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। फिर होता है अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। फिर होता है वात्सल्य, वात्सल्य का स्नेह। एंड फिर होता है 7वां विभत्स, विभत्स क्या होता है घृणा। फिर होता है शांत, शांत का होता है निर्वेद। एंड फिर होता है लास्ट वीर, वीर का होता है उत्साह, ठीक है। ये हमारे इस प्रकार 9 रस होते हैं। इनको लर्न करना होगा हमको, इनको याद करना होगा कि हमारे 9 रस कौन से होते हैं। अब इनको याद करने की कोई ट्रिक तो बनी होगी ना, ऐसे नहीं है कि कोई कैसे 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 याद करना होगा। तो हमारे पास एक ट्रिक है, ये है हमारे पास एक ट्रिक। इन 9 रसों को याद करने की ये है एक ट्रिक। इसको कैसे याद करना है एक बार देखते हैं। ये आ गया आपका रौद्र, भयानक, वीर और करुण हास्य श्रृंगार, विभत्स, अद्भुत, शांत, रस, नवरस का संसार। ऐसे कोई भी हम गाना लर्न कर लेते हैं ना, गाने को याद करते हैं, उसी प्रकार इसको याद करना है। रौद्र, भयानक, वीर और करुण हास्य श्रृंगार, विभत्स, अद्भुत, शांत, रस, नवरस का संसार, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रिक है इन 9 रसों को याद करने की, ठीक है। ये जो रस है ना 9, इनको याद करने की ये ट्रिक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। रौद्र, भयानक, वीर और करुण हास्य श्रृंगार,
विभत्स अद्भुत शांत रस नवरस का संसार। इसमें सारे अपने 9 रस आ जाते हैं। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपको ये लर्न हो जाएगा। यदि आप सिंपल ही इन 9 रसों को लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो आप सिंपल इनको याद कर लो। जिससे नहीं हो रहा है वो इस प्रकार कर लो, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम स्थायी भाव। अभी हमने देखा था ये हमारे स्थायी भाव थे। अब हम इनको समझते हैं कि स्थायी भाव होता क्या है, ठीक है। अब आया हमारा स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होता है? मन की स्थिर वृत्ति अर्थात स्थायी रूप से किसी भाव का मन में विद्यमान रहना स्थायी भाव कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? मन की स्थिर वृत्ति अर्थात स्थायी रूप से किसी भाव का मन में विद्यमान रहना स्थायी भाव कहलाता है। ये सुप्त अवस्था में सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है, ठीक है। और अवसर पाते ही जागृत एवं पुष्ट होकर रस रूप में परिपात हो आते हैं। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य है कि जो यह स्थायी भाव है यह हमारे मन में सदैव रहता है। ये अवसर प्राप्त होते ही, जैसे कि यदि हंसी का अवसर है तो ये हंसी में परिवर्तन हो जाएंगे, यदि दुख का है तो ये दुख में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमेशा हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे यहाँ से शुरू होते हैं रस। अभी हमने पढ़े थे ना रस, तो अब यहाँ से सबसे पहला रस है वो है हास्य रस। क्या है सबसे पहला रस? हास्य रस, हास्य रस। अब ये यहाँ से आपको एकदम माइंड को सेट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में फंसने वाले यही से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आराम से ध्यान से एकदम मन से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है हास्य रस। हास्य रस के अंतर्गत क्या होता है? विकृत आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टाएं आदि देख कर हृदय में उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, हास्य रस में सीधा सीधा यदि हम किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी, किसी की चेष्टा आदि देखकर, किसी की वेशभूषा, किसी ने उल्टा सुल्टा पहना है हम उसे देखकर हंस जाते हैं, किसी ने गलत सलत बोला है, या हम कभी बोलने वाले होते हैं हमारे मन से कुछ और निकल जाता है, उसको देखकर हमारे मन में क्या होता है? एक हंसी आती है। तो वही सब ये कह रहा है, किसी की वेशभूषा, वाणी, चेष्टाएं आदि देखकर हृदय में यानी कि हमारे मन में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाते हैं, वह हमारे हास्य रस कहलाते हैं। यानी कि सिंपली हमको बताना है हास्य रस क्या होता है। हास्य रस होता है किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी को देखकर या सुनकर हमारे मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको हम हास्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण को हम समझ लेते हैं। इसका उदाहरण है, हंसे हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी आवे हिमाचल के उछाव में। हंसे हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, ये आपको क्या होगा कि उदाहरण को याद तो करना होगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है जो कि याद करने की ट्रिक हो। उदाहरण है, हंसे हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी आवे हिमाचल के उछाव में। हंसे हंसे, अब ये हमारा हास्य रस है, ये पहले ही कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, तो हमको पहले ही देख के समझ जाना चाहिए। कह रहा है हंसे हंसे यानी कि हंस हंस के, यानी कि हास्य रस में हमको हंसना होता है किसी की वेशभूषा देखकर, किसी की वाणी को देखकर। तो वो यही कह रहा है, हंसे हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को। अब यहाँ दिगंबर से तात्पर्य है कि जब शिवजी बारात लेकर जाते हैं तो उनका वेशभूषा सबने देखा होगा कि कैसे वेशभूषे में जाते हैं। गले में सर्पों की माला होती है, शेर की खाल पहने होते हैं,
तो जो लोग होते हैं उनको देखकर कभी अंदर भाग रहे हैं, कभी बाहर भाग रहे हैं और भाग भाग के हंस रहे हैं। जो उनके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। हमने हास्य रस तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 है हमारा करुण रस। करुण रस में हमारी परिभाषा है, हमारा नंबर 2 पे आता है करुण रस। करुण रस की परिभाषा है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि ये कहना चाहता है जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, यानी कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक यानी कि दुख, जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कहना चाहता है, इसका तात्पर्य है जब रावण जी सीता माता का अपहरण कर ले जाते हैं, यानी कि उनको चोरी करके ले जाते हैं, तो राम जी ढूंढते ढूंढते उनको आते हैं और कहते हैं हे खग, हे पक्षी, हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर, हे भौरों, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। यानी कि यहाँ पर हमें शोक हो रहा है, दुख हो रहा है। जब राम जी ढूंढने सीता माता को आ रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने मेरी सीता को कहीं देखा है। तो जहां भी हमको हमारे मन में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ हमारा करुण रस होता है। जैसे कि इसका स्थायी भाव क्या है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव है शोक। इसका स्थायी भाव है शोक। एक बार फिर से देख लेते हैं करुण रस होता क्या है। करुण रस में सीधा सीधा हमको लिखना होगा कि जहां भी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हमारे हृदय में जो भी शोक नामक यानी कि दुख नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहीं पर हमारा करुण रस होता है। एक बार और देख लेते हैं उदाहरण कह रहा है हमारा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, राम जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं राम जी, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर, हे भौरों, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर हमें दुख प्रकट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा रस होगा, यहाँ हमारा करुण रस होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ये आपको याद करना होगा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।